हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शार्प ब्रेनर्स 34 पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग धमाल मचाने वाले हैं। आज हम लोग हिंदी के गलता लोहा पाठ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो गलता लोहा है यह पाठ शेखर जोशी के द्वारा लिखित है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। फ्रेंड, जो मोहन के पैर थे वे अनायास ही शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। जो फ्रेंड्स यहाँ पे शिल्पकार है उसकी मीनिंग क्या होगी? जो फ्रेंड्स जो लोहार होते हैं, जो मतलब कि हथौड़े का काम करते हैं, हथौड़े को पीटने का काम करते हैं, लोहे का काम किया करते हैं, उन्हें हम लोग लोहार कहते हैं। फ्रेंड, जो लोहार होते हैं, जो लोहारों का मोहल्ला होता है जिनमें वे रहते हैं फ्रेंड्स, उनको हम लोग शिल्पकार टोला कहते हैं। जो फ्रेंड जो मोहन के पैर थे वे अपने आप ही अनायास में अपने आप ही लोहारों के मोहल्ले की तरफ मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनगुण शेष थी जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता था। फ्रेंड, अब यहाँ पे अनगूंज की मीनिंग क्या होगी? जो कानों में रह रह कर आवाज़ गूंजती है उसे हम लोग अनगूंज कहते हैं। जो फ्रेंड्स मोहन था, जब भी वह 3-4 दिनों से धनराम जो लोहार था उसकी दुकान की तरफ जाता था तो उसके कान में आवाज़ अनगूंज गूंजती थी, मतलब कि कानों में एक आवाज़ गूंजती थी रह रह कर। और फ्रेंड्स वो कैसी भी आवाज़ हो सकती वहाँ उसका यहाँ पे बताया नहीं गया, उसको हम लोग को यहाँ पे बताया नहीं गया है। चाहे वो मतलब कि कोई ज़रूरी बात करनी थी, चाहे वो अपना मतलब कि कोई चीज़ संभलवाना चाहता हो धनराम से, चाहे मतलब कि कोई लोहे से वह बनी चीज़ हो। तो फ्रेंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह कोई बात थी लेकिन वह गूंजती थी जब भी वह धनराम लोहार की दुकान की तरफ जाता था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़े की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान लेता था। फ्रेंड्स, निहाई क्या होती है? निहाई वह होता है मतलब कि एक मटेरियल होता है लोहे का जिसपे ऊपर लोहे को ही पीटा जाता है किसी दूसरे आकार में बदलने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोग खुरपी जानते होंगे, जब वो मतलब कि उसमें जब वह कुंद हो जाती है, मतलब उसकी धार मिट जाती है, वह सही से काम नहीं करती। तो फ्रेंड्स हम लोग जो लोहार होते हैं वो उसको निहाई पर रखते, फिर उस पर धक धक से हथौड़े को मारते हैं और फिर फ्रेंड वो पानी हो जाती है और फिर वह अच्छे से काम करने लगती है। तो फ्रेंड जो निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे, जो फ्रेंड था निहाई थी उस पर एक कोई लाल गर्म लोहा रखा था और उस पर हथौड़े पड़ रहे थे, और जब हथौड़े पड़ रहे थे तब उससे धप धप की आवाज़ आ रही थी, और जो ठंडा लोहा था पर लगती चोट से उठता ठनकता सा। फ्रेंड, वो जो लोहा था वह ठंडा था, और जो उससे चोट जो उस पर मतलब कि चोट मार रहा था लोहार, उससे जो ठनकता स्वर उठता था और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी, और वह निशाना नहीं साध पाती थी, और जो उस पर हथौड़ी पड़ती थी कि खनक, जिनसे वह दूर से ही पहचान सकता था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये जितनी भी बातों का यहाँ पे विवरण किया गया है उससे मोहन को पता चल जाता था कि यहाँ पे धनराम लोहार की ही दुकान है। अब फ्रेंड देखिए, लंबे वेट वाले हसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि वह अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाट कर साफ कर देगा। हाँ फ्रेंड देखिए, मोहन घर से क्यों निकला था, मतलब कि किसके लिए निकला था? मोहन एक लंबे वेट वाले हंसुए को लेकर निकला था ताकि वह उसके जो खेतों के किनारे जो उग आई है कांटेदार वाली झाड़ी, उसको वह काट छाट कर साफ कर लाएगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं था। अब फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो मोहन था उसके पिता का क्या नाम था? उसके पिता का नाम था वंशीधर। तो फ्रेंड, जो वंशीधर के पिता थे वे काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, और अब उनके मतलब कि बूते का मतलब कि उनके मतलब कि
अब उनके मतलब कि औकात में नहीं था कि वे अब काम कर सकें, उनके बस का नहीं था कि वे अब काम कर सकें, उनके यह काम सब संभाला नहीं जाता था उनसे। यही क्या, जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब कैसे वैसे कहाँ कर पाते हैं। अब फ्रेंड, जो वंशीधर थे वे पुरोहिताई का काम करते थे। पुरोहित का मीनिंग क्या होता है फ्रेंड? पूजा पाठ करने का काम करते थे। पूजा पाठ मतलब कि किसी के घर गए, हवन कराए, सत्यनारायण की कथा कराए, कहीं नवरात्रों में कहीं हवन करा है, कहीं कुछ करा है, तो फ्रेंड पूजा पाठ के काम करने वाले को हम लोग पुरोहित कहते हैं। और फ्रेंड, जो मोहन के पिता थे वंशीधर, वे पुरोहिताई का ही काम करते थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन मिल सकता है कि किसके बूते पर वो वंशीधर थे वे अपने घर संसार को चलाते थे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? पुरोहिताई के बूते पर। तो फ्रेंड्स, वे पुरोहिताई करके अपने घर का पालन पोषण करते थे। और अब वे इतने बूढ़े हो चुके थे कि अब वे उनके पुरोहिताई भी बूते में नहीं थी, उनके बश की पुरोहिताई भी नहीं थी। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते थे। फ्रेंड्स, जो यजमान लोग होते थे, जो यज्ञ कराने वाले लोग होते थे पुरोहित से, वे उन पर उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते थे। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता था। लेकिन फ्रेंड्स, जो वो थे वंशीधर, जो बूढ़े हो चुके थे और उनका एक शरीर अब सही से काम नहीं करता था। उनका शरीर मानो कि मतलब कि जर्जर हो चुका था और वे अब उतना कठिन श्रम नहीं कर पाते थे, कठिन काम नहीं कर पाते थे और व्रत उपवास नहीं झेल पाते थे। उनके अब व्रत उपवास झेलने की क्षमता नहीं रही थी। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था। और फ्रेंड्स, जब वंशीधर सुबह उठे थे तो उन्होंने एक विश्वास रखा था, गहरे विश्वास के साथ उठे थे कि आज गणनाथ जाकर चंद्र जी के लिए रुद्री पाठ करना था। फ्रेंड्स, जो गणनाथ था वो कोई प्लेस का नाम है, यहाँ पे कोई जगह का नाम है, जगह का नाम है गणनाथ जगह। चंद्रदत्त जी थे, वे गणनाथ में रहते थे, तो उन्होंने रुद्री पाठ करने के लिए बुलाया था। किसको बुलाया था? वंशीधर को। लेकिन अब मुश्किल ही लग रहा था, उनको यह मुश्किल लग रहा था क्योंकि अब वे बूढ़े हो चुके थे। उनके ये सब कार्य उनके बूते के नहीं रहते, उनके बश के नहीं रहते। और यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं थी। और फ्रेंड, जो गणनाथ था प्लेस, वह उसके मतलब कि जाने के लिए कोई 2 मील की सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, और जो कि वंशीधर के बश की नहीं थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बूते की मीनिंग है बश, बश की नहीं। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब फ्रेंड्स, जो वंशीधर थे वे सोच रहे थे कि अब ना भी नहीं कहा जा सकता था चंद्रदत्त जी के लिए, चंद्रदत्त जी से, और कुछ उनके समझ में ही नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि जो वंशीधर थे वे रुद्री पाठ करने के लिए कहाँ नहीं जा सकते, और उस प्लेस का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसका उत्तर क्या हो जाएगा? वे चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ करने के लिए नहीं जा सके और वे गणनाथ में रहते थे। या फिर ऐसे भी कह सकते कि वे गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ नहीं कर पाए क्योंकि अब वे उनके उनके बोते का नहीं था तथा उनके वश का नहीं था। अब मोहन उनका आशय न समझता और ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास ही है और न वैशिगत। अब जो मोहन था वह ऐसा तो है नहीं कि वह आशय ना समझ पा रहा हो, मतलब कि अपनी पिता की बातें नहीं समझ पा रहा हो, पिता की मुश्किल ना समझ पा रहा हो कि पिता रुद्री पाठ करने के लिए नहीं जा सकते, ऐसा सब समझ रहा था। लेकिन ऐसे अनुष्ठान कर पाना, ऐसी पूजा पाठ कर पाना
उसके अभ्यास की नहीं थी। उस मतलब कि वह उसने कभी ऐसे अनुष्ठान किए तो थे नहीं, पूजा पाठ कभी पुरोहितों का काम किया तो था नहीं, तो उसके अभ्यास में ही नहीं था और ना वैसी उसके पास गति थी, ना उसके पास मतलब कि वैसा या मतलब कि कोई शार्प काम था, मतलब कि कोई वैसी गति नहीं थी उसके पास। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जब उसने पिता की बातें सुनी कि जब उसके पिता ने कहा कि अब या तो मुश्किल ही लग रहा था, तब जो मोहन था उसने उनके भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। उसने कोई भी वहाँ पे बात नहीं कही उनका भार हल्का करने के लिए। जैसे हवा में बात कह दी गई थी वैसे ही अनुत्तरित अनुत्तरित रह गई, और जैसी हवा में बात कह दी जाती वैसे ही वहाँ पे अनुत्तरित बात रह गई थी। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुका। जो मोहन था वह अपने पिता वंशीधर की सहायता के लिए हसुए लेकर खेत की तरफ निकला कि जो खेत के किनारे काटे जा झाड़ियाँ उगी हैं उनको काट कर साफ कर देगा, परंतु जब उसने हसुए की धार देखी तब वह बिल्कुल कुंद हो चुकी थी। फ्रेंड्स, यहाँ पे कुंद हो जाने की मीनिंग क्या है? यहाँ पे मतलब कि दार मिट जाना, दार मिट जाना। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते हुए लोहे को उलट पलट कर रहा था। अब फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे इतना तो अब पूरे बंशीधर और मोहन के बारे में बताया गया। अब धनराम की कहानी शुरू होती है। धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंकता हुआ, जो धौकनी मीन्स क्या होता है? फूंकनी। फ्रेंड्स, वो आपने कभी, अगर आप गांव से बिलोंग करते होंगे या फिर आप कभी गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो एक लोहे की नली होती है जिसे लोहा फूंकता है ताकि खूब मतलब कि अच्छी आग जल सके और जो लोहा है वो अच्छे से गर्म हो सके। तो फ्रेंड्स, धनराम अपने बाएं हाथ से धौकनी फूंक रहा था। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि धनराम अपने किस हाथ से धौकनी फूंक रहा था, तो उसका आंसर क्या होगा? बाएं हाथ से धौकनी फूंक रहा था और दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट कर रहा था। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे भी क्वेश्चन हो सकता है कि किस हाथ से जो लोहा था वह भट्टी में उलट पलट कर रहा था। फ्रेंड्स, उसका आंसर क्या हो जाएगा? दाएं हाथ से। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर, अब दिखा नहीं फ्रेंड, सॉरी। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनस्तर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को परख रहा था। अब फ्रेंड्स, मतलब कि जो कोई कनस्तर होगा, कोई जगह होगी, कोई ऊंचा सा वो होगा, तो उस पर वो बैठ गया। कौन बैठ गया? मोहन। और दूर से ही उसकी कारीगरी को पारखी निगाह, मतलब कि बहुत अनुभव की निगाहों से देख रहा था। इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? अनुभव। अनुभव की निगाहों से देख रहा था। मास्टर सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। अब फ्रेंड देखिए, मोहन ने अब धनराम से क्या पूछा कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, वे दोनों अब अपने बचपन के दुनिया में लौट आए थे। अब फ्रेंड देखिए, जो धनराम और बंशीधर थे वे दोनों लोग अब अपने बचपन के दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आई। अब फ्रेंड, जो धनराम था उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, मसाब भी क्या आदमी थे लला। बोले कि मास्टर जो साहब थे, यहाँ पे मसाब मीन्स क्या होगा? मास्टर साहब। मास्टर जी या मास्टर साहब। बोले, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला। अब ये कौन किससे बोला? धनराम ने धनराम ने मोहन से कहा कि लला, मास्टर साहब जो थे वे भी क्या आदमी थे, अभी पिछले साल ही तो गुजरे। बंशीधर ने बताया कि अभी वे पिछले साल ही गुजर गए। सच कहूँ, आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। और धनराम कहते हैं कि जो उनकी छड़ी थी उनका आखिरी समय तक, जब तक कि वे
ख़त्म नहीं होगा तब तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर कर हँस दिए। दोनों ने हा 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 करके हँस दिया। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट आए थे। अब कुछ क्षणों के लिए वो मतलब कि जो उनकी दुनिया बीत चुकी थी। कौन सी दुनिया बीत चुकी थी यहाँ पे, इसका तात्पर्य क्या है? सॉरी फ्रेंड, एक मिनट। बीती हुई दुनिया में लौट आए थे। कौन सी दुनिया में लौट आए थे? अपने बचपन की दुनिया में। और यहाँ से ही कहानी का आरंभ होती है। दुनिया, सॉरी फ्रेंड, मेरे पास स्पेस कम है तो आप समझ लेंगे। बचपन की दुनिया में लौट आए थे। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींच कर त्रिलोक सिंह स्कूल की चाहर दीवारी से उतरते थे। अब फ्रेंड देखिए, और जो गोपाल सिंह की दुकान थी उससे त्रिलोक सिंह हुक्के लेकर के स्कूल की चाहर दीवारी में उतरते थे। चाहर दीवारी मतलब कोई छोटी सी दीवार होगी, उसमें फांद कर वे इधर से उधर चले जाते थे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे भी क्वेश्चन बनता है कि किसकी दुकान से हुक्के लेने के बाद वे स्कूल में प्रवेश करते थे या फिर चाहर दीवारी में उतरते हैं। तो फ्रेंड्स उसका आंसर क्या होगा? गोपाल सिंह की दुकान से। ये फ्रेंड्स मैं आपको MCQ भी बताते चल रहा हूँ, ताकि जब आपका MCQ का टेस्ट हो या फिर MCQ वाला एग्ज़ाम हो तो आपको ये सिर्फ वीडियो ही देखनी पड़े और कहीं का कुछ पढ़ना ना पड़े। और फ्रेंड्स मैं आपको प्रॉमिस कराता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो सही से देख लिया तो आपने सारे एग्जाम सही से कर सकेंगे और ये आपको चैप्टर 101% समझ में आ जाएगा। और मैं आपको मीनिंग भी बताते चला। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठापटक करते और बांझ के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे साफ सुन गया। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम दोनों? फ्रेंड देखिए, हुक्के को लेकर वे स्कूल की चार दीवारी में उतर गए। अब वे स्कूल में प्रवेश उनका हो चुका है। तो बच्चे धमा चौकड़ी मचा रहे थे, मतलब कि बहुत शोर शराबा मचा रहे थे, उठा पटक कर रहे थे, एक दूसरे को उठा पटक कर रहे थे। और बांझ के पेड़ों की टहनियों पर, जो बांझ है वह कोई पेड़ होता होगा एक प्रकार का, और उसके पेड़ों पर उसकी टहनियों पर झूल रहे हैं बच्चों को जैसे साफ सूंघ गया। वैसे ही एंट्री हुई किसकी? त्रिलोक सिंह की। वैसे ही सब बच्चों के कार्य थे वो वैसे के वैसे ही रह गए। सबने अपने कार्य करने बंद कर दिए। जो भी कुछ कर रहा था वे सब बंद, जैसे उनको साफ सूंघ गया। बिल्कुल स्तंभित हो गए, भौचंग हो गए। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? अब यहाँ पे एक प्रश्न आ सकता है कि प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने, या किसने किससे कहा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या उत्तर होगा? त्रिलोक सिंह मास्टर ने स्कूल के बच्चों से कहा। यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेश्वर पहुंचता ही। अब फ्रेंड्स उनको पता था कि अभी प्रार्थना नहीं हुई, और अगर प्रार्थना होती भी थी तो जो बच्चों का संवेश्वर था वह गोपाल सिंह की दुकान तक पहुंचता था, और गोपाल सिंह की दुकान पे त्रिलोक सिंह बैठा करते थे। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते हैं। फिर वही कड़क तर आवाज, मोहन नहीं आया आज? अब फ्रेंड ये सब मतलब कि पूछने पाछने के बाद त्रिलोक सिंह एक एक लड़के को घूर कर देखते हैं और फिर कड़क दार आवाज में पूछते हैं, मोहन नहीं आया आज? पूछते हैं कि मोहन नहीं आया आज क्या? मोहन उनका चहेता शिष्य था। अब फ्रेंड जो मोहन था वह किसका चहेता शिष्य था? अब फ्रेंड मोहन किसका चहेता शिष्य था? मोहन त्रिलोक सिंह मास्टर का चहेता शिष्य था। पुरोहित खानदान का कुशाग्र बुद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोर था। अब फ्रेंड जो देखिए, पुरोहित मतलब अभी मैंने बताया था मैंने कि जो पूजा पाठ का काम करते, और मतलब पंडिताई, यहाँ पे पंडिताई भी अर्थ चल रहा है। जो पंडितापन करने वाला खानदान था उससे ही मोहन बिलोंग करता था, और एक कुशाग्र, एक शार्प बुद्धि का बालक
पढ़ने में ही नहीं बल्कि गायन में। अब वह पढ़ने में तो तेज था ही, साथ में वह गायन में भी बेजोड़ था, गायन में भी तेज था। त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। अब फ्रेंड देखिए, जो त्रिलोक सिंह मास्टर थे उनका मोहन चाहता शिष्ट था, तो उन्होंने उनकी कुशाग्र बुद्धि को देखकर, उनके सभी कार्यों को देखकर उनको पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला स्वर वो उठाकर प्रार्थना शुरू करता था। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन कौन सुबह की प्रार्थना प्रारंभ करता था, तो उसका उत्तर होगा मोहन। और कौन सी स्कूल में प्रार्थना गाई जाती थी, तो उसका उत्तर होगा हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, ये होगा उसका उत्तर। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड जो मोहन था उसको लेकर त्रिलोक सिंह मास्टर की त्रिलोक सिंह मास्टर को बड़ी उम्मीदें थीं। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थीं। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल ना आने पर वही सवाल पे मोहन से पूछते और उसका अनुमान सही निकलता। फ्रेंड्स, कक्षा में जितने भी बच्चे थे, अगर कोई त्रिलोक सिंह मास्टर कोई सवाल पूछते थे, अगर कोई नहीं बता पाता था, और जब वे उस सवाल को मोहन से पूछते थे तो वह उत्तर तुरंत दे देता था। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। अब फ्रेंड्स देखिए, एक मिनट फ्रेंड्स, अब फ्रेंड मोहन जब से उत्तर दे देता था ठीक ठाक, तब जो उत्तर नहीं दे पाते थे बालक, वैसे फिर त्रिलोक सिंह मास्टर मोहन को यह कार्य सौंप देते थे कि उनको दंड दीजिए, पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक वे आदेश दे देते थे। और फिर वे यह आदेश देते थे कि इसके कान पकड़वाओ और इससे 10 उठक बैठक लगवाओ। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तर ना देने पर त्रिलोक सिंह मास्टर मोहन से बच्चों को क्या दंड दिलवाते थे, तो मोहन से यह दंड दिलवाते थे कि बच्चों को कान पकड़वाते थे और उससे उनसे 10 उठक बैठक लगवाते थे। धनराज भी उन्होंने छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक मीनिंग गलत बताई। इसका कान जो बच्चे उत्तर नहीं दे पाते थे वे अपने आप खुद नहीं कान पकड़ते थे, मोहन उनके कान खींचता था। तो फ्रेंड, धनवान भी उनमें से एक बालक था, छात्रों में से एक छात्र था और मास्टर त्रिलोक सिंह के आदेश पर मोहन ने भी उसके कई बेत मारे थे और उसके कान खींचे थे। तो फ्रेंड्स, धनराम ने भी अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ा बहुत इच्छा रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। अब फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो धनराम है उसकी मनुष्यता को देखिए, उसके कि स्वभाव को देखिए। मोहन था, उसको दंड भी दे देता था, उससे कान भी खिंचवा लेता था और उसको बेत भी मार लेता था, परंतु मोहन कि जो धनराम था उसको बहुत थोड़ी सी इच्छा थी मोहन के प्रति, परंतु उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था, परंतु उससे कहीं ज़्यादा वह स्नेह और आदर का भाव मोहन के प्रति रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता था। आप फ्रेंड देखिए, जो मोहन था वह एक पंडित था और जो धनराम था वह एक लोहार था। और फ्रेंड्स,
यह सब इसका ये सब जो हो रहा था उसका एक ही कारण था कि धनराम के मन में जन्म से ही, उसके बचपन से ही एक जाति का हीनता मतलब कि बैठा दी गई थी कि वह लोहार है और मोहन एक पढ़ने में होशियार बालक है तथा वह क्लास का मॉनिटर, पूरे स्कूल का मॉनिटर भी है तथा वह पंडित भी है। इन सब कारणों से मोहन उससे काफ़ी कहीं ऊंचा है और धनराम उससे कहीं बहुत नीचा है और वह कभी उसको अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझ पाता था और वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता था। किसे मोहन का अधिकार समझता था? कि वह उसे मारता है, उसका यह सब अधिकार ही है। बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना था कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम रोशन करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। आप फ्रेंड देखिए, जो त्रिलोक सिंह मास्टर थे, मोहन का पहली बात, मोहन उनका प्रिय शिष्य था। उन्होंने उसको पूरे स्कूल का मॉनिटर बना दिया था और वे साथ में ये भी कहते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और स्कूल का तथा उनका नाम रोशन करेगा और वे धनराम के लिए कुछ भी नहीं कहते थे। इसलिए धनराम को जातिगत हीनता से गुजरना पड़ता था और धनराम व गांव के दूसरे खेतिहर या मजबूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। अब फ्रेंड देखिए, जो धनराम था वह मजदूर परिवार से था, मतलब कि लोहार था, तो उनके पापा मजदूरी करते थे। वे भी मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। अर्थात आर्थिक स्थिति न ठीक होने के कारण उसने तीसरे क्लास 3 तक की ही स्कूल में पढ़ाई कर पाई थी। उसके आगे उसने अपनी पढ़ाई को प्रारंभ नहीं रखा। त्रिलोक सिंह मास्टर का भी डिफरेंट क्वेश्चन में होता है कि धनराम कितने क्लास तक की पढ़ा था, कितनी कक्षा तक की पढ़ा था, कितने दर्जे तक की पढ़ा था, तो उसका उत्तर क्या होगा? तीसरे दर्जे, तीसरे कक्षा तक की पढ़ा था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ तेरा का पढ़ा सुना लो। और जो मास्टर त्रिलोक सिंह मास्टर थे वे धनराम के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और परंतु उन्होंने एक दिन पूछ लिया कि हे धनवा किसको कहा? यहाँ पे उन्होंने धनराम को कहा कि धनवा तुम तेरा का पहाड़ा सुनाओ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि धनवा तेरा का पहाड़ा सुनाओ या किसने किससे कहा, तो इसका उत्तर होगा मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से कहा। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। अब फ्रेंड्स देखिए, जो धनराम था वह एक बोधा था, उसका पढ़ाई में मन भी नहीं लगता था और उसने 12 का पहाड़ा कैसे न कैसे तो याद कर लिया था, परंतु जब 13 का पहाड़ा आया तब वह 13 का पहाड़ा ही नहीं बल्कि उसके लिए पहाड़ बन गया था। वह उसे याद नहीं कर पा रहा था, तो उसने 13 का पहाड़ा सुनाना शुरू किया। 13 एकम 13, 13 दूनी 24, सटाक एक घंटी उसकी पिंडलियों पर मस्साब ने लगाई थी कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। अब फ्रेंड देखिए, उसने पहाड़ा स्टार्ट किया, बोला 13 एकम 13, 13 दूनी 24। फ्रेंड देखिए, यहाँ पे पहली लाइन तो उसने सही सुना कि 13 एकम 13 और फिर बाद में उसने कहा 13 दूनी 24, बल्कि यहाँ पे आना चाहिए था 26। 12 दूनी 24 होता ना कि 13 दूनी 24 होता। फिर जो मास्टर त्रिलोक सिंह मास्टर थे उन्होंने उसकी पिंडलियों पर एक संटी मतलब कि मारी और फिर वह टूट गई। फिर उन्होंने आदेश दिया कि जाओ नाले से एक संटी तोड़ कर ले आओ। संटी मतलब क्या होगा? पतली लचीली डंडी।
पतली लचीली डंडी है इसका अर्थ होगा। जब वह टूट गई तब उन्होंने बलराम को आदेश दिया कि जाओ नाले से एक मजबूत फंटी तोड़ कर लाओ, और कहते हैं कि फिर मैं तुम्हें तेरा का पहाड़ा सुनाता हूँ, मैं तेरा का पहाड़ा याद करवाता हूँ। और फ्रेंड जो त्रिलोक सिंह मास्टर था, उनका यह सामान्य नियम था कि सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि जो सजा पाता था त्रिलोक सिंह मास्टर के द्वारा, उसे अपने लिए ही हथियार ढूंढना पड़ता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक। मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता था जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, जब हथियार वह ढूंढने जाता था, कौन जो सजा पाता था, वह इसलिए इस तरह मतलब कि हथियार का चुनाव करता था कि वह खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरे के लिए, दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा। ऐसा वो ये सब क्यों करता था? क्योंकि वे सब त्रिलोक सिंह मास्टर से बहुत डरते थे। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि वह पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेरा का पहाड़ा याद नहीं हो पाया। अब फ्रेंड देखिए, अब चाहे यह धनराम की मंद बुद्धि रही हो या फिर उसके मन में बैठा हुआ कि डर, घोटा का यहाँ पे मीनिंग क्या है? रट्टा। कहते हैं कि उसके चाहे मंद बुद्धि रही, चाहे उसके मन में बैठा हुआ डर रहा हो कि वह पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे तेरा का पहाड़ा याद नहीं हो पाएगा। और ऐसा ही हुआ, उसे तेरा का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुनने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया। अब छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उससे दोबारा पहाड़ा सुना तो उसने मतलब कि 13 3 24 3 सीढ़ी तक चढ़ ली, उसके आगे 13 3 39 तक की तो जा ली, लेकिन उसके आगे ही वह फिर से लड़खड़ा गया। लेकिन इस पर मास्टर साहब ने उसके लाए हुए बेत का उपयोग करने के बजाय जवान की चाबुक लगा दी थी। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा? लेकिन मास्टर साहब ने जो उससे बेत मंगाया था उसको सजा देने के लिए उन्होंने उसका उपयोग न करते हुए बल्कि उन्होंने अपनी बाणी का उपयोग किया और कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ है, इसमें विद्या का ताप कहाँ से भरे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उन्होंने बहुत व्यंग्यात्मक बात कही है। तो यहाँ से पता चलता है कि त्रिलोक सिंह मास्टर कितने कठोर स्वभाव के थे। बच्चे से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि बच्चों से हम लोगों को नर्मता से ही पेश आना चाहिए। परंतु वे ऐसे कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ, इसमें विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। अपने थैले से उन्होंने 5-6 दरातियाँ निकाल कर दी। धनराम को धार लगाने के लिए किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। अब फ्रेंड देखिए, जो धनराम के पिता थे उन्होंने किताबों की विद्या का ताप लगाने की किताब नहीं खरीद पा रहे थे धनराम के लिए, क्योंकि वे जानते थे कि उनका लड़का इतना पढ़ने में होशियार नहीं है। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ ये था कि बाप ने उसे धोपनी फूंकने या शान लगाने के काम में जाना शुरू कर दिया था और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर गन चलाने की विद्या सिखाने लगा। अब फ्रेंड जो धनराम के पिता थे, वे जैसे ही धनराम थोड़ा बड़ा हुआ उन्होंने धीरे धीरे हथौड़े से लेकर गन चलाने की विद्या उन्होंने सिखाना शुरू कर दी। इसको धनराम को फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का बेस चुनने की छूट दे देते थे, वहाँ गंगाराम, यहाँ पे गंगाराम कौन फ्रेंड्स, ये देखने वाली बात है। यहाँ पे गंगाराम है धनराम के पिता। गंगाराम है क्वेश्चन में
पूछा जाता है तो कि धनराम के पिता कौन थे, तो आप बता देंगे कि गंगाराम। अब फ्रेंड देखिए, स्वयं करते थे और जरा सी गलती होने पर छाड़पेट हत्या जो भी हाथ लग जाता था उसी से उसे साथ दे देते थे। अब फ्रेंड्स मास्टर त्रिलोक सिंह उसे अपनी पसंद का पेज चुनने की तो इजाज़त दे देते थे सजा देने के लिए, परंतु जब गंगाराम तो उसे अपनी पसंद का पेज चुनने की इजाज़त तक की नहीं देते, जो उनके हाथ में आ जाता था वो उसी से उसको मारने लगते थे। प्रसाद देने का यहाँ पर मतलब क्या है, उसे मारने का है। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे तो धनराम ने शायद बात से उनकी विरासत संभाल ली और पास पड़ोस के गाँव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर करने लगे। तो फ्रेंड्स बड़ी दुखद एक आई सूचना कि धनराम के पिता गंगाराम की अचानक मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद धनराम ने बड़ी नम्रता से उनकी विरासत को संभाल लिया, उनके कार्य जितना भी कार्य था उसको संभाल लिया, और जो उन्होंने धनराम ने इतनी अच्छे तरीके से संभाला कि जो उसके गांव पड़ोस के आदमी थे उन्होंने ये याद ही नहीं रहा कि वे कब गंगाराम के कार्य को यहाँ पे ऑफर का मतलब क्या है, कार्य, वे कब गंगाराम के कार्य को धनराम का कार्य करने लगे थे। अब फ्रेंड चलिए मिलते हैं इसके पार्ट सेकंड में। थैंक यू फ्रेंड।